सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आ चुके हैं। तो हम लोग रोटेशनल मोशन ये चैप्टर को हमने शुरू किया था। रोटेशनल मोशन के हम लोगों के 2 सेशन हुए थे बेटा। उसमें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एग्जैक्टली कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था? तो सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट पढ़ा था। याद है बेटा सभी को? सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट पढ़ा था। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, और सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड हम लोगों ने कौन कौन से पैरामीटर्स को निकाला था? आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने कॉमनली पोजिशन वेक्टर निकाला था। पोजीशन वेक्टर के लिए फॉर्मूला याद है बेटा आप लोगों को? वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर निकाला था, दैट इज m1r1 प्लस m2r2 ऐसे ही सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा था फॉर्मूला आपके पास पोजीशन वेक्टर का। किसका पोजीशन वेक्टर? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये एक हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था और इसके रिलेटेड मैक्सिमम न्यूमेरिकल थे। जैसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वैसे ही हम लोगों ने और दो टर्म्स लिए थे। याद है क्या आपको? और दो टर्म्स कौन से लिए थे हमने? एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक कौन सा था? बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूले थे, सिर्फ आर की जगह वी हुआ था, आर की जगह ए हुआ था। बराबर है। तो आज आगे बढ़ रहे बेटा। इसकी न्यूमेरिकल एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किए थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे उस बेस के एमसीक्यूज। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट 1। तो आज हमारा इसका थियोरेटिकल पोर्शन होगा। आज एमसीक्यूज तो हम लोग नहीं ले पाएंगे। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है, कमेंट्स करते जाओ, मैसेजेस करते जाओ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते बेटा, व्हाट एग्जैक्टली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहला वर्ड दिमाग में फिट कर लिए, इनर्शिया यानी क्या होता है? इनर्शिया यानी क्या होता है दिमाग में फिक्स कर लेंगे। ये अगर क्लियर है तो ये चैप्टर में आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोग समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो इनर्शिया यानी क्या होता है बेटा? तो इनर्शिया होता है एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स ओन मोशन। एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स ओन मोशन। इट्स ओन मोशन यानी मोशन कंटिन्यू करने की एबिलिटी। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं इसे एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटे भाई की साइकिल है यार, और एक बड़े भाई की साइकिल है। दोनों की साइकिल का व्हील ही बता रहा हूँ मैं, व्हील ही बता रहा हूँ, चक्का, सिर्फ व्हील बता रहा हूँ। ये स्मॉलर व्हील है, ये छोटा वाला व्हील, और एक बड़ा वाला व्हील है। ठीक है, दोनों व्हील का मास सेम है बेटा, बट दोनों व्हील का डिफरेंस किसमें बेटा? ये व्हील नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, ये व्हील नंबर 2 दिखाई दे रहा है। दोनों का मैं मास सेम ले रहा हूँ, एम कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, मास कांस्टेंट ले रहा हूँ। और इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। ठीक है, और सामने में मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक रास्ता है और इस रास्ते पे सामने में, इस रास्ते पे सामने में मैंने एक स्पीड ब्रेकर रखा है। स्पीड ब्रेकर जानते हो ना बेटा? ये स्पीड ब्रेकर रखा हुआ है। एग्जाम्पल कुछ समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा स्पीड ब्रेकर रखा है, क्या होगा, कौन सा व्हील आसानी से पास कर लेगा और कौन सा व्हील रुकने के चांसेस ज्यादा है? क्या लगता है आप लोगों को? बड़ा वाला आराम से निकल जाएगा, पक्का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आई, या इससे मैं सिंबल इस्तेमाल करता हूँ उसका आया आई। तो मुझे बताओ यार, एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स ओन मोशन और स्टेट, मोशन या मैं स्टेट कह सकता हूँ, स्टेट, जो भी चल रहा है वो चलने दो। एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स ओन मोशन, स्टेट, और स्टेट में मोशन और रेस्ट आता है ना। एक मिनट, मोशन या मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रेस्ट। मुझे बताओ किसका एबिलिटी कंटिन्यू ज्यादा रहेगा, कौन कंटिन्यू रहना पसंद करेगा? जैसे ये दोनों व्हील भाग रहे हैं, ये दोनों व्हील्स भाग रहे हैं, तो किसका एबिलिटी ज्यादा होगा कंटिन्यू करने का? पहले व्हील का या दूसरे व्हील का? सेकंड व्हील का। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है?
पक्का? यानी जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा, कह सकते हैं हम लोग। जिसका रेडियस बड़ा होगा, बड़ा वाला व्हील होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा। ओके, अच्छा। अब मैं और एक दूसरा एग्जांपल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास अगेन बेटा दो व्हील्स है, ये रास्ता, अगेन दो व्हील्स है, ये पहला वाला व्हील और ये दूसरा वाला व्हील। अच्छा, दोनों व्हील का रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहा है। इसका रेडियस आर, ये जो व्हील है, ये दोनों व्हील का रेडियस मुझे सेम दिखाई दे रहा है। इसका रेडियस आर, दोनों का रेडियस यानी आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। और ये m2 है ना, m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। एक जो टायर है, एक जो व्हील है वो आपका रबर वाला व्हील है, और दूसरा वाला व्हील है ये रबर वाला व्हील है, रबर मटेरियल का। और ये जो व्हील जो सेकंड वाला है ना, ये अपना रोड रोलर वाला, पता है ना, रोड रोलर का व्हील किसका होता है? हाँ, आयरन। हाँ, रबर वाला तो नहीं होता ना? पक्का? देखा है ना रोड रोलर? अच्छा, ठीक है। चलो, दोनों को मैं भगा रहा हूँ, दोनों को भगा रहा हूँ विथ सेम स्पीड, सेम स्पीड। चलो, बताओ किसको रोक सकते हैं? अच्छा, आयरन वाले को रोकने की कोशिश करोगे ना? बराबर है। खुद खुद अपन चपटे बन जाएंगे ना, रोड रोलर के नीचे आ जाएंगे, यानी हम ही ओवर हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बराबर है। तो मुझे बताओ यार, एबिलिटी टू कंटिन्यू किसका ज्यादा है? आयरन आयरन के व्हील का या रबर के व्हील का? एबिलिटी टू कंटिन्यू बेटा, दोनों के सेम स्पीड से आपने ढकेल दिया ना बेटा, दोनों को सेम स्पीड से ढकेल दिया, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। किसको आप लोग रोक सकते हो? आयरन के व्हील को रोक सकते हो कि रबर के व्हील को? रबर, रबर के व्हील को आराम से रोक सकते हैं। और व्हाट अबाउट द आयरन? रोकने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगेगा। तो एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स ओन मोशन किसका ज्यादा रहेगा? आयरन। बट आयरन का मास कैसी बेटा? ज्यादा है, रेडियस तो कांस्टेंट है पर मास ज्यादा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड ऑन द मास। तो आपको ये दो टर्म समझ में आ गए क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है? एक है मास पे और दूसरा है रेडियस पे। एक्चुअली इसे रेडियस नहीं कहा जाता है, एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। और ये रेडियस पे डिपेंड ना होते हुए इस पे, इसका रेडियस स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द टू पैरामीटर्स, याद रखेंगे। एक रहता है मास और दूसरा रहता है रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम यानी क्या? एम यानी मास, और आर यानी क्या? तो आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, याद रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लेंगे, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे रहेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में? ये जो मैंने डायग्राम्स बताए इतने व्हील वाले, पक्का ना? ये ऐसा अगर मैं पेन दिखाता हूँ तो पेन वहां से पास होना चाहिए, बराबर है। तो वैसा होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन होना जरूरी है। नहीं ना, काफी लेट आए, टाइम पे आ जाओ, आते जाओ यार, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर मिस हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दिमाग में फिट रहेगा? यस, नो? हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस के ऊपर में डिपेंड है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कितना है। समझ में आ गया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स ओन स्टेट, स्टेट में आपका रेस्ट और मोशन। मुझे बताओ, मैं जैसे कि मैंने मोशन का एग्जांपल बताया ना, मैं रेस्ट का एग्जांपल बताता हूँ, एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस्ट। अच्छा, मुझे बताओ, एक बड़ा वाला पत्थर पड़ा हुआ है और एक छोटा वाला पत्थर पड़ा हुआ है,
ठीक है, एक बड़ा वाला पत्थर और एक छोटा वाला पत्थर। ओके, चलो उठाने की कोशिश करेंगे, किसकी एबिलिटी ज्यादा है पड़े रहने की, छोटे की या बड़े की? यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका है? जिसका मास ज्यादा है। ये कंफर्म हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है। ये स्लाइड क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा है बेटा ये? यहाँ पे वो बायो जैसी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना? वो बायो का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैंने आज बात कर ली सर से, उसका सोल्यूशन मिल गया। हाँ, देखो अभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी क्या कहा मैंने, एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स ओन स्टेट। तो किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आई किसके ऊपर डिपेंड है? सो आई डिपेंड ऑन पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा शेप एंड द बॉडी, शेप ऑफ बॉडी। इधर ध्यान दो, अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट ना लेते हुए यहाँ पे एक बड़ी सी बॉडी ही ले रहा हूँ मैं। बॉडी बॉडी जानते हो ना आप, रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी, ठीक है। अच्छा, इस रिजिड बॉडी पे ये जो मासेस है ना बेटा, ये देखो, ये मास m1 पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का मास है m2, तीसरे पार्टिकल का मास है m3, चौथे पार्टिकल का मास है m4। और इस बॉडी को घुमाने के लिए मैं एक एक्सिस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस वन इज एक्सिस। ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये चेंज करना है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लिया एक रॉड, इसमें से पास किया और इस रॉड को मैं कह रहा हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट इस बॉडी को गोल गोल घुमाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये पहला ऑब्जेक्ट देखो बेटा, पहला ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, तो मुझे यहाँ से एक लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे डिस्टेंस पता चलेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट है ये r1 डिस्टेंस पे, दूसरा ऑब्जेक्ट शायद होगा r2 डिस्टेंस, तीसरा ऑब्जेक्ट होगा शायद ये r3 डिस्टेंस, और ये चौथा ऑब्जेक्ट होगा r4 डिस्टेंस, है क्या? तो ऑल द बॉडीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड विथ डिस्टेंस डिस्टेंस सॉरी वेरियस डिस्टेंस, है क्या? सबके डिस्टेंस वेरिएबल हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे है क्या सब लोग? हाँ। अब देखो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताओ मुझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ क्या लिखूं मैं? पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले पार्टिकल का मास कितना है? आर्यन, महेश, आपको समझ में आ रहा है कि बेटा ये आप लोगों ने पढ़ा है क्या बेटा? ये पढ़ा है क्या? पढ़ा है ये कंसेप्ट? हाँ, देखो पहले पार्टिकल का मास कितना बेटा? m1, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है? r1, यानी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी mr1 स्क्वायर आएगा। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल, रजित, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल कितना आएगा? दूसरा पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, m2 r2। सिमिलरली i3, m3 r3 स्क्वायर। सिमिलरली i4, m4 r4 स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बॉडी का निकाला या पार्टिकल्स का निकाला बेटा? पार्टिकल्स का। बट मुझे अगर पूछा है कि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का निकालो, तो क्या करेंगे? सबका एडिशन, बहुत बढ़िया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इन सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का
एडिशन करना पड़ेगा, तो ये एडिशन करना पड़ेगा। तो इसे मैं लिखूंगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर और सो ऑन ना, जितने भी हो गए। तो इसे लिखने का सीधा सीधा तरीका है समेशन ऑफ, लिखते हैं mi स्क्वायर। अब समेशन ऑफ mi स्क्वायर यानी आई क्या बेटा, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आई यानी क्या, तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देखो पहला कितना है m1r1, और कब तक जाएगा ये i इज इक्वल टू, आपको जितने पार्टिकल्स लेने हैं, अगर आप कहते हो कि बॉडी में n पार्टिकल्स है तो कहां तक जाएंगे, i इज इक्वल टू n। ये आ गया आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, और इससे एक डेफिनेशन भी बनता है जो आपके बोर्ड के लिए काम का है, आपको अगर याद होगा तो इस डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं movement of inertia of the body is defined as it is a sum of, किसका सम है, product of mass of the particle and square of the distance of each particle from axis of rotation। शायद आप लोगों ने स्टेट बोर्ड में इसे अच्छे से याद किया होगा, नहीं किया होगा तो करना जरूरी है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये डिपेंड है, ये जो निकाला मैंने, ये देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, एम यानी क्या, मास, बराबर है, और आर यानी क्या, डिस्टेंस। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये मासेस बहुत पास होते तो, ये देखो ये m1 यहाँ पे ना होते हुए इसको मैं पास में लेके आता, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, बड़ा होता या कम हुआ था, क्यों, क्योंकि आर क्या होता, क्योंकि ये यहाँ पे ना होते हुए एक्सिस के पास होता। अच्छा ये अगर यहाँ पे ना होते दूर होता तो, अच्छा ये सब पार्टिकल्स को मैं दूर दूर लेके जा रहा हूँ, सब पार्टिकल्स को दूर दूर लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अच्छा तो मुझे एक बताओ, एक एक मुझे बताओ, इसका आंसर बताओ, ये मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क, और ये एक रिंग है, डिस्क और रिंग में फर्क जानते हो बेटा आप लोग, डिस्क कैसे होता है, डिस्क पूरा भरा हुआ रहता है, ओके, और रिंग बीच में से खाली होता है, इसका मास कहाँ होता है पूरा का पूरा, मास पूरा सरकमफेरेंस पे होता है ना, बराबर है। तो मुझे बताओ यार, यहाँ पे भी मास इक्वल है, यहाँ पे भी मास इक्वल है, ये m1 और ये m2 और दोनों इक्वल है बेटा, तो किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, ये डिस्क का या रिंग का, क्या लगता है किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, मुझे बताओ, दूर दूर कहाँ पे है बेटा, मासेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड दूर है, ये एक्सिस अगर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे ज्यादा दूर है ना, ये देखो पूरे के पूरे मासेस दूर दूर हैं, और यहाँ पे ऐसा है क्या, यहाँ पे कुछ मास पास में भी है और कुछ मास दूर भी है, बट डिस्क में पूरे, सॉरी रिंग में पूरे के पूरे मास कहाँ दूर, कहाँ पे है, सरकमफेरेंस पे, यानी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ पे ज्यादा है, तो वो है रिंग में, क्लियर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ अरे यार हम लोग अभी यूनिट बता ही देते ना, इसका यूनिट क्या आएगा, एक मिनट है, इसका यूनिट बता दीजिए आप मुझे, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फॉर्मूला तो बना ही दिखाई दे रहा है, यूनिट बता दीजिए इसका क्या आएगा, ऐसा यूनिट, देखो ना ये मास है ना बेटा, मास के लिए क्या, केजी, और आर के लिए क्या, आर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या बेटा, मीटर, और उसका केजी मीटर स्क्वायर, क्लियर, यस नो, ओके। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझ लीजिए, हाँ, जल्दी 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 हम लोग आगे भागेंगे, स्टेट बोर्ड में ऑलरेडी हमने इसे पढ़ा था, बट ये समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज यार, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे भी ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो यार यहाँ पे बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा, ये बॉडी रोटेट हो सकती है आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हो सकती है ना, बॉडी का रोटेशन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या इसके पास डायरेक्शन है या नहीं है,
ओके, आपने कहा डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है यानी ये वेक्टर क्वांटिटी होगा क्या? इसके पास बेटा डेफिनेटली डायरेक्शन है बट फिक्स और स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। ओमकार, आपके बिल्कुल कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसे कहा जाएगा स्पेसिफाइड डायरेक्शन ही है। बहुत सारे डायरेक्शन है, मल्टीपल डायरेक्शन है, इस वजह से इस क्वांटिटी को कहा जाएगा। कौन सा क्वांटिटी जानते हो क्या जिसके पास मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं? तो उस क्वांटिटी को कहा जाता है, जल्दी से। हाँ, नहीं, उसे वेक्टर नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। याद रहेगा, उस क्वांटिटी को कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन। बाकी लोग है कि नहीं यार, कमेंट्स वगैरह करते जाओ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या बोलते जाओ। रेडियस ऑफ गायरेशन जिसे के से इंडिकेट किया जाएगा। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन वाला कंसेप्ट क्या है? जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, कोई भी एक रिजिड बॉडी, ठीक, और इस बॉडी को मैं घुमा रहा हूँ। अब घुमाने के लिए मेरे पास कोई भी एक्सिस है, तो कोई भी मैं एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ और इस बॉडी को गोल घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक्सिस पास किया यहाँ से, और यहाँ से पास होने के बाद ये अंदर गया। दिखाई दे रहा है ये एक्सिस कैसे निकाला मैंने? ऊपर से कंटिन्यूअस लाइन और नीचे से डॉटेड लाइन। ये क्या समझ में आ रहा है कि बेटा ये ऐसा मैंने एक्सिस निकाला है? समझ में आया कि ये एक्सिस कैसी बताया, कंटिन्यूअस लाइन और डॉटेड लाइन। यानी अगर ये मेरे पास बॉडी है, आपको दिखाई दे रही है, तो मैंने यहाँ से एक एक्सिस पास किया है, तो ये एक्सिस अगर मैंने पास किया तो ये ऐसा शो किया हुआ है, ठीक है। और वो डॉटेड लाइन क्यों बताया? क्योंकि वो तो दिखाई देगा नहीं मुझे वहां से अगर पास होता है तो इस वजह से उसे शो करने का तरीका। अच्छा मुझे बताओ यार, ये एक रिजिड बॉडी है और हर बॉडी में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होता है क्या? हर बॉडी में होता है? वो बॉडी सिमेट्रिकल रहे नॉन सिमेट्रिकल रहे, हर बॉडी में सेंटर ऑफ मास होता है क्या? होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सिमेट्रिकल होगा तो बिल्कुल सेंटर में होता है, और नॉन सिमेट्रिकल रहा तो कहीं ना कहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि इस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे शायद इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास CM, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बॉडी को मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो ये है मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये दूसरा पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो मैंने बताया, क्या बताया, सेंटर ऑफ मास। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाएगा के। समझ में आ गया? के यानी क्या? तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। क्लियर? यस, नो? हाँ। अब इस पॉइंट को मैं, जैसे मैंने बताया, रेडियस ऑफ गायरेशन यानी एक डिस्टेंस होता है किसके बीच का, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे कितना मास को कंसीडर करते हैं बेटा हम लोग? एट द सेंटर ऑफ मास हम कितना मास कंसीडर करते हैं? पूरा का पूरा ही मास कंसीडर करते हैं ना? कंसीडर, कंसीडर एट द सेंटर ऑफ मास, कंसीडर होल मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ बॉडी, ठीक है। होल मास में कंसीडर कर रहा हूँ कैपिटल एम, और कितने डिस्टेंस पे है? एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कितना है? के। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता हूँ क्या बेटा इस बॉडी का? यानी इस बॉडी में वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस बॉडी में ऐसे अगर देखा गया बेटा तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो मुझे बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है यार। हर एक पार्टिकल को लीजिए, हर एक पार्टिकल का मास लीजिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको पता है क्या? एक एक पार्टिकल का मास लिया, एक एक पार्टिकल का डिस्टेंस लिया, उनका स्क्वेयरिंग किया, एडिशन किया, और फिर मेरे को पूरा का पूरा बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिला।
अब मुझे वैसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता है, सुनो बेटा अच्छे से, अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता है और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए पता है, तो डायरेक्ट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बता सकते हैं। देयरफॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या लिखेंगे बेटा? बॉडी का टोटल मास कितना? m, कितना डिस्टेंस है? k, तो क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्ट m k स्क्वायर। समझ में आ गया? आपको याद होगा बेटा, प्रीवियसली यानी एक स्लाइड पहले, मैं बता रहा हूँ, एक या दो स्लाइड पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला था, दिखा रहा हूँ, एक मिनट ना। आपने हर एक पार्टिकल को चॉइस किया था ना, ये देखो, ये पहला पार्टिकल लिया था, फिर दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, और जितने भी होंगे सबको क्या करना पड़ेगा? सबको लेके उनका एडिशन करना पड़ेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। किसका? बॉडी का। बट अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या किया? सभी पार्टिकल्स को कंसिडर किया क्या? हाँ या ना? अलग अलग पार्टिकल्स को कंसिडर नहीं किया मैंने, एक को ही कंसिडर किया। कौन से? सेंटर ऑफ मास। और डिस्टेंस मैंने अलग अलग निकालते बैठा क्या? नहीं, मैंने एक कॉमन डिस्टेंस निकाला। कौन सा? रेडियस ऑफ गायरेशन वाला। समझ में आ गया? तो ये मेरा एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता है एम के स्क्वायर, यानी हर एक पार्टिकल को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मैंने सेंटर ऑफ मास को कंसिडर किया, जहां पे हम कंसिडर करते हैं होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो एम आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। क्लियर? हाँ, तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई से डिनोट करता हूँ, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, सो के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ बेटा, के का यूनिट क्या रहेगा? के क्या है बेटा? ये के है क्या? के क्या है? डिस्टेंस ना, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? डिस्टेंस का यूनिट रहेगा मीटर। क्लियर? यस नो? ओके, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है। पहले कंसेप्ट समझ लो, हाँ, आज कंसेप्ट में ही वक्त चला जाएगा हमारा। ठीक है, हो गया? अब देखो यार, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ रहे हैं यार, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो एक ही स्टेटमेंट में मैं इसे खत्म कर रहा हूं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन rotational motion as mass play in mass play in linear motion। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है जो काम मास करता है लीनियर मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से मोशन में काम करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है रोटेशनल मोशन में, और वही काम जो मास करता है कौन से मोशन में? लीनियर मोशन में, या आप कह सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में। जैसे कि इसे समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल की या फॉर्मूलेस का मैं यहाँ पे कोरिलेशन बताऊंगा। जैसे कि बेटा आप लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, सॉरी पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे बताओ बेटा। आप लोग लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो क्या? क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? ओके, क्या आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला जानते हो क्या? हाँ,
फोर्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, हाँ, मान m इंटू ए। अच्छा, क्या आप मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हो क्या? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P से बताते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। ये सब फॉर्मूले कौन से मोशन के हैं बेटा? आपके लीनियर वाले हैं ना? ये सब फॉर्मूलेज आपके लीनियर वाले फॉर्मूलेज हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही फॉर्मूलेज को मैं एंगुलर के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगुलर काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं हम लोगों के। एंगुलर। अब मुझे बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सा है इधर का? लीनियर वाला। अब अगर काइनेटिक एनर्जी एंगुलर का लिखना है तो क्या किया जाए? हाफ की जगह हाफ, v के जगह v यानी कौन सा वेलोसिटी बेटा? अच्छा, इधर कौन सा वेलोसिटी आएगा v के जगह? ओमेगा, यानी ओमेगा। इस टर्म को मैं खाली रख रहा हूं। अच्छा, इधर बताओ, इधर कौन सा फोर्स? लीनियर फोर्स। अच्छा, एंगुलर फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? जो गोल गोल घुमाता है। यस, क्या बात है, एंगुलर फोर्स को कहते हैं हम लोग टॉर्क, जो गोल गोल घुमाता है ना, टॉर्क। ओके। अच्छा, ये कौन सा एक्सेलरेशन बेटा? अच्छा, इधर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? एंगुलर, उसका सिंबल क्या बेटा? ओके, बहुत बढ़िया। इसे फिर से जगह खाली रख दूं, मास का मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी में ये कौन सा? ये मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इधर कौन सा? अगेन मोमेंटम ही आता है, बट उस मोमेंटम को कहते हैं आप लोग एंगुलर मोमेंटम। उसका सिंबल बेटा याद है आपको? एल, कैपिटल एल। ओके। मास को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मास की जगह खाली रख रहा हूँ। वी की जगह क्या लिखो बेटा मैं? ओमेगा। वी की जगह मैंने ओमेगा लिखा है। अब देखो यार, मेरा फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा रोल प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है जो कौन प्ले करता है? मास। यानी जहां जहां आपको मास दिखाई दे रहा है बेटा, जहां जहां आपको मास दिखाई दे रहा है, उसकी जगह आप क्या लिखोगे? आई लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? जो काम मास करेगा वही काम आई करेगा, जो काम मास करेगा वही काम आई करने वाला है। बट मास कहाँ काम करता है? तो मास काम करता है आपके लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में। बट मास की जगह जहां जहां आपको मास दिखाई दे रहा है, तो मास इज रिप्लेस बाय आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? ओके, दिमाग में फिट हो गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वही रोल वो प्ले करने वाला है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को मैं थोड़ा मॉडिफाइड टर्म में लिख रहा हूँ। इस काइनेटिक एनर्जी को, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं थोड़ा मॉडिफाइड टर्म में लिख रहा हूँ। थोड़ा देखेंगे इसके फॉर्मूलेस को, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं यहीं पे बता रहा हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एम से न्यूमरेटर में और एम से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कर सकते हो क्या बेटा? हाँ, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर यानी क्या आएगा? पी स्क्वायर आएगा क्या? ये देखो ना ऊपर में, पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकता हूँ। अच्छा, इसी का ही मॉडिफिकेशन मुझे इधर बताइए बड़ा, इसी का ही मॉडिफिकेशन मुझे इसके साइड में बताइए। क्या लिखूं इधर में? काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ बोलो? पी की जगह क्या लिखना चाहिए? एल स्क्वायर बाय 2i। बहुत बढ़िया। चलो, ये वाला फॉर्मेट भी समझ में आ गया। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ से मैं P इज इक्वल टू क्या, और एक फॉर्मूला, अब थोड़ा सा और एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, जिस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये वाले फॉर्मूले को खींच के मैं इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसका मॉडिफिकेशन, एम वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम इंटू वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? नहीं, एम इंटू वी तो पी है ना बेटा, उसको काइनेटिक एनर्जी में अगर लिखना है, ये देखो ना, पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, ये फॉर्मूले से देखो, यहाँ से मैं पी को क्या लिख सकता हूँ? इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करो ना, जान दो। एक स्टेप प्रीवियस वाला ये हटाओ। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग?
फिफ्थ वाला पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू ना अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आई इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आ गया क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया हुआ है। ये क्लियर है क्या, महेश, नैना, ओंकार, बोलो यार जल्दी जल्दी, राजवी, साहिल, साहिली, बोलो जल्दी जल्दी बताओ, सब क्लियर है क्या, आकांक्षा, शिवांश भाई। क्योंकि यार इसका बेसिक ही हमें आज लेना पड़ रहा, आज हमने बेसिक बेसिक ही टर्म्स ले लिया। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, सभी सभी स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या, अच्छा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले क्या पढ़ा है बेटा, स्टार्टिंग तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से किया ना मैंने, ये वाला भूपेंद्र, शायद आप लेट लेट आए, अच्छा लिया था ना। तो देखो क्या क्या पढ़ा है मैंने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ा है, एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंड है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद किन से टर्म के ऊपर डिपेंड है, कोई भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन और शेप के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट बताया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, और उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंस बताया। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बताया बेटा आप लोगों को, ये फॉर्मूले हमारे बहुत काम के हैं, दिमाग में फिट कर लेना, सो दैट हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए। तो कल के सेशन में थोड़ा सा एक थ्योरी बाकी है, वो थ्योरी हो जाए उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारे एमसीक्यूज। ओके, चलो तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो बाय बाय एवरीवन।